Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, this is the second lecture of NMR spectroscopy. In this lecture, we will discuss environmental effects in nuclear magnetic resonance spectroscopy. There are two types of environmental effect. First one is chemical shift, while other one is spin-spin coupling. तो अपने इस लेक्चर में आज हम केमिकल शिफ्ट समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे शील्डिंग क्या होती है, डी शील्डिंग क्या होती है, टीएमएस को एज अ रेफरेंस क्यों यूज किया गया, और हम समझेंगे डेल स्केल एंड टावर स्केल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। डियर लर्नर्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं कि एनएमआर यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने समझा है कि हमारा जो एटम होता है उसमें सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट है। यहाँ न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने के साथ साथ अब ये स्पिन भी करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो भी स्पिन शो करते हैं। जब वो स्पिन शो करते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज स्पीशीज मूव करेगी तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हमारे न्यूक्लियस की कोई रिजल्टेंट स्पिन है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका अपना एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। तो अब क्योंकि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये एक टिनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो जब तक हमारे कंपाउंड का, जिसका कोई भी एक रिजल्टेंट स्पिन है, वो एक टिनी मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन शो कर सकता है। यानी कि जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है, अगर उसको ऐसे स्पिन शो करनी है, ऐसे स्पिन शो करनी है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो स्पिन शो कर सकता है, अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। वहीं अगर उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो दो डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि उसकी जो रिजल्टेंट स्पिन है, सपोज वो s इक्वल्स टू 1/2 है, तो उसकी दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल के आते हैं, जो कि हमने फॉर्मूले से निकाला है। हमने फॉर्मूला देखा था इसका अपने प्रीवियस वीडियो में। तो हमने देखा था कि वो दो ही रिजल्टेंट स्पिन शो करेगा, एक तो +12 और एक -12, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है, न्यूक्लियस की हम स्टडी कर चुके हैं, और हमने देखा जब हमने अपने सैंपल को यानी कि सैंपल ट्यूब में प्लेस किया न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का है कि नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ है, और ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड में हमने यहाँ रखा हुआ है, सपोज ये बार है जिसका नॉर्थ इधर की तरफ है और साउथ दूसरी तरफ होगा, ऐसे ये एक बार है जिसका साउथ इधर की तरफ है। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ अलाइन हो जाएगा, और ये कुछ इसकी डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, और इनके बीच में अट्रैक्शंस हो जाएंगे, मैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और हमारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शंस हो रहे हैं तो ये लोअर एनर्जी का होगा। वहीं इसको हायर एनर्जी में जाने के लिए फ्लिपिंग शो करनी पड़ेगी, नॉर्थ को इस तरफ फ्लिप होके आना पड़ेगा और साउथ को इस तरफ फ्लिप होके आना पड़ेगा, जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की जाएंगी ये रेडियो वेव्स के थ्रू की जाएंगी, और आपका कंपाउंड उतना ही सूटेबल रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेगा जितना कि, या कितना एब्जॉर्ब करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये हायर एनर्जी में आएगा तो इसको फ्लिपिंग शो करनी होगी, जिससे कि ये रेजोनेंस में कहा जाएगा। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कहा है। तो कल हमने इसका ये प्रिंसिपल समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं। आइए इसको समझते हैं। आइए समझते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एनवायरमेंटल इफेक्ट। डियर लर्नर्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया कि हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर दो तरीके के एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है केमिकल शिफ्ट और एक होता है स्पिन कपलिंग। तो अपने आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे केमिकल शिफ्ट और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे स्पिन कपलिंग। केमिकल शिफ्ट
केमिकल शिफ्ट, जैसा कि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए सपोज ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हमने कोई एक कंपाउंड रखा हुआ है। सपोज हमने कंपाउंड रखा हुआ है अपना CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल। अब यहाँ पर कंपाउंड तो बहुत सारा यानी कि कुछ क्वांटिटी रखी हुई होगी, मैं तो एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल से इसको समझा रही हूँ। अब क्या है, ये जो CH3CH2OH है यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, CH3CH2OH। अब इसके ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है, ये फ्लिपिंग शो करेंगे और फ्लिपिंग जो शो करेंगे ये रेडियो वेव्स जिसको एब्जॉर्ब करेंगे वो डिपेंड करेगी ये जो एक्सटर्नल फील्ड आपने प्रोवाइड किया हुआ है इसकी स्ट्रेंथ पर। अब क्या ये सभी प्रोटॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड जो आपने प्रोवाइड किया है, जो अप्लाई किया है, उसको फील कर रहे हैं? क्या इनका सभी का एनवायरनमेंट सेम है? आप कहेंगे मैम ये तो हमने क्या किया है, हमने ये एक मैग्नेटिक फील्ड किया जिसकी स्ट्रेंथ हमने चाहे सपोज हमने 200 गॉस रखी है तो वो सभी प्रोटॉन के लिए रखी है। ठीक, फिर हमारे ये सभी प्रोटॉन है, सभी कार्बन से जुड़े हुए हैं, सभी हाइड्रोजन है, तो क्या यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो 6 के 6 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करेंगे और सब 6 के 6 एक साथ यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। या फ्लिपिंग शो करेंगे तो सब एक ही एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करेंगे और सब ये फ्लिपिंग शो कर देंगे केवल एक ही रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करके, कोई भी एक पर्टिकुलर जूल की रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करके नहीं। क्यों नहीं? ऐसा होगा इन सभी का इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा। यस, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या मतलब है? यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब ये है, देखिए जैसा कि मैंने कहा, ये जो मैंने जब इसका आपको प्रिंसिपल समझाया, मैंने कहा कि जो प्रोटॉन है वो चार्ज स्पीशीज है, उसका स्पिन कर रही है, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर फ्लिपिंग शो कर रही है। लेकिन जब ये फ्लिपिंग शो करने जा रही है तो इसके या प्रोटॉन फ्लिपिंग शो करने जा रहा है तो जो इसके रास्ते में एक बाधा बन रहे हैं वो बन रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। यस, इसके प्रोटॉन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक चार्ज स्पीशीज हैं। वो चार्ज स्पीशीज हैं तो उनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जो ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स का है इसको बोलते हैं लोकल डायमैग्नेटिक करंट। ठीक, अब ये जो लोकल डायमैग्नेटिक फील्ड है या डायमैग्नेटिक करैक्टर है, इसकी वजह से जो ये वाले प्रोटॉन है, ये वाले प्रोटॉन है या ये वाले प्रोटॉन है, क्या ये सेम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन तक पहुंच पा रहा होगा, या ये जितना ये फील कर पा रहा होगा क्या उतना ये फील करेगा, या जितना एनवायरनमेंट इसका होगा उतना इसका होगा? क्या इन सभी का इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट सेम होगा? नहीं। जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी प्रोटॉन ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट सेम है वो तो सेम रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करेंगे और सेम एब्जॉर्प्शन देंगे, जबकि जिनका डिफरेंट है वो डिफरेंट देंगे। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने तो ये समझा कि भाई हमारा जो ये कंपाउंड है इसका रेडियो इतना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमें मिला वो हमें डिफरेंट मिला। तो हम कह सकते हैं जो भी प्रैक्टिकल एब्जॉर्प्शन और थियोरेटिकल एब्जॉर्प्शन डिफर करता है दैट इज ड्यू टू द केमिकल शिफ्ट। अब इसको दूसरे वर्ड में समझते हैं। केमिकल शिफ्ट क्या है? केमिकल शिफ्ट से हम क्या पता लगा सकते हैं? हमें केमिकल शिफ्ट से सिग्नल की पोजीशन मिलती है जिसको हम केमिकल शिफ्ट कह रहे हैं, और किसी भी कंपाउंड के जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम में वो हमें बताते हैं कि हमारे कंपाउंड में या हमारे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं या कितने सेट अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपने कंपाउंड की स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने इस एग्जाम्पल में समझाया, ये जो CH3 है इसका एनवायरनमेंट अलग होगा, ये जो CH2 है इसका एनवायरनमेंट अलग होगा, और ये जो OH है इसका एनवायरनमेंट अलग होगा। इसका एनवायरनमेंट इससे अलग है, इन तीनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो यहाँ कोई भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन ना होने के कारण यहाँ पर 3 सेट ऑफ एनवायरनमेंट प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 सिग्नल्स मिलेंगे या 3 एब्जॉर्प्शंस मिलेंगे। तो इसी को हम समझते हैं अपने केमिकल शिफ्ट में। केमिकल शिफ्ट स्टेप बाय स्टेप आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है एक बार में या थोड़ी देर में आपको मेरी बात ना समझ में आए।
देखिए जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ जो मैंने आपको समझाया, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, ये उसको या तो रेनफोर्स करेगा या अपोज करेगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है जो आपके प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोल देते हैं। एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, और एक है इलेक्ट्रॉन का जिसको हमने बोला है लोकल डायमैग्नेटिक करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को या तो रेनफोर्स करेगा या अपोज करेगा। ये रेनफोर्स करेगा या अपोज करेगा, इसकी वजह से 2 तरीके के इफेक्ट्स आएंगे। अब वो इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट। समझते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जब हम शील्डिंग और डीशील्डिंग को समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा केमिकल शिफ्ट। देखिए ये शील्डिंग क्या होता है? इफ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने बोला है, इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला है, उसको यहाँ पर इंड्यूस्ड फील्ड मैंने लिखा है। इफ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड देन प्रोटॉन इज सेड टू बी शील्डेड। इस कंडीशन में जो आपका प्रोटॉन है वो शील्डेड कहा जाएगा, और इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। जब कभी भी शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अप फील्ड में हमें मिलता है, टू गेट एन इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन। वहीं दूसरा इफेक्ट कहलाता है डीशील्डिंग। डीशील्डिंग क्या होता है? जब कभी भी इंड्यूस्ड फील्ड रेनफोर्स करता है अप्लाइड फील्ड को, तो जो प्रोटॉन फील करता है हायर फील्ड स्ट्रेंथ को फील करता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटॉन है वो डीशील्डेड कहलाता है, और इस इफेक्ट को डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। डीशील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो शिफ्ट हो जाता है डाउन फील्ड में। यहाँ 2 टर्म सुनाई दी आपको, एक तो सुनाई दी अप फील्ड और एक समझ में तो सुनाई दी आपको डाउन फील्ड। ये अभी थोड़ी देर में हमें समझ में आएगा कि अप फील्ड और डाउन फील्ड क्या है। एक बात हमें यह समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है तो आपका प्रोटॉन शील्डेड कहा जाता है, और इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो रहा है। जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो रहा है। वहीं अगर आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स कर रहा है, तो जो आपका प्रोटॉन कहा जाएगा वो डीशील्डेड कहा जाएगा। इस इफेक्ट को आप डीशील्डिंग कहेंगे, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा वो अप फील्ड में होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि रेनफोर्स या अपोज करने की वजह से एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स हो रहे हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हुए, यानी कि सच शिफ्ट्स कंपेयर्ड विद अ रेफरेंस, एक रेफरेंस तो कोई लिया जाएगा जिससे हम कह सकें कि हमारा ये डाउन फील्ड में शिफ्ट हो गया या अप फील्ड में शिफ्ट हो गया। तो हम शिफ्ट कैसे शो करेंगे? तो हम एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। तो सच शिफ्ट्स इन द पोजीशन ऑफ NMR एब्जॉर्प्शंस which arise due to shielding and de-shielding of protons by electrons are called chemical shift। ये जो हमारे एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स हुए, शील्डिंग और डीशील्डिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण हुए, इसी को ही हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। इसको हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में और समझ सकते हैं, द डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन विद रेस्पेक्ट टू TMS सिग्नल इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। अब ये TMS जो है ये हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। अब हमें केमिकल शिफ्ट इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे कंपाउंड का जो भी एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो रहा है वो केमिकल शिफ्ट कह रहे हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कितना हो रहा है, इसके लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ा, और वो रेफरेंस हमने लिया TMS। क्लियर? अब TMS क्या है और TMS को ही हमने एज अ रेफरेंस क्यों चूज किया, इसको थोड़ा सा 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। यहां पर अब हमें 2 टर्म और समझनी पड़ेंगी। एक तो है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और एक है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होंगे जो सेम केमिकल शिफ्ट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है CH3 CH2 CH3।
अब आप इस कंपाउंड पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या आपको इतना मतलब ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो CH3 है और ये जो CH3 है इसका एनवायरनमेंट सेम होगा। अगर इनका एनवायरनमेंट सेम होगा तो ये सेम एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। सेम एब्जॉर्प्शन शो करेंगे यानी कि सेम केमिकल शिफ्ट शो करेंगे, यानी कि ये एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन है, जिसकी वजह से ये केवल एक ही सिग्नल देंगे, एक ही एब्जॉर्प्शन देंगे। जबकि ये जो CH2 है इसका एनवायरनमेंट इसके दोनों पड़ोसी जो CH3 हैं उनसे डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए इसके कंपैरिजन में। A और A जो CH3 वाले हैं उसके कंपैरिजन में ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और ये अलग केमिकल शिफ्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये अलग सिग्नल शो करेगा। यानी कि इस कंपाउंड के लिए हमें दो एब्जॉर्प्शंस मिलेंगे, दो सिग्नल्स मिलेंगे A और B। तो CH3 जो मैंने ग्रीन से दिखाए हैं दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो अब क्या होता है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स यानी कि प्रोटॉन विद सेम केमिकल शिफ्ट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोटॉन। वहीं प्रोटॉन जो कि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट। तो यहां पर दो टर्म समझ में आई कि इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या है। अब समझते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल हमें कैसे मिले। नंबर ऑफ सिग्नल जैसा कि मैंने आपको इस कंपाउंड में दिखाया, जिसकी मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। नंबर ऑफ सिग्नल को मैं 2-3 एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है आपका CH3। अब ये दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। ये CH3 एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है, ये CH3 भी दूसरी तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है। इन दोनों की कंडीशन सेम है, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। इनके लिए एक सिग्नल मिलेगा जो हमने A से दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, जहां भी H है, क्योंकि हम 1H स्पेक्ट्रोस्कोपी का केस सारे समझा रही हूं आपको, तो 1H NMR हम देख रहे हैं, जहां भी H है वहां सिग्नल मिलेगा। तो देखिए क्या ये CH3 के लिए अगर मैं मान लूं इसका एनवायरनमेंट A है, तो इस CH2 एक तरफ CH3 एक तरफ OH से जुड़ा हुआ है, तो इसका एनवायरनमेंट इन दोनों से अलग है, जिसकी वजह से ये एक अलग सिग्नल देगा। और ये O से जुड़े होने के कारण इसका एक पड़ोसी जो कि CH2 है, इन दोनों से यानी कि CH3 और CH2 से इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, तो ये तीसरे टाइप का सिग्नल देगा। और यहाँ के टोटल आपको 3 सिग्नल मिलेंगे जो आपने A, B, C से दिखाए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए CH3 CH2 CH2 Br। अब इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है। ये CH3 एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है, इसको हमने मान लिया कि ये A सिग्नल देगा। ये जो CH2 है ये एक तरफ CH3 और एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है और A से डिफरेंट है, इसको मैंने मान लिया ये B सिग्नल देगा। वहीं जो तीसरा CH2 है, तीसरा कार्बन है, ये एक तरफ तो CH2 और दूसरी तरफ Br से जुड़ा हुआ है, जो कि एंटायरली डिफरेंट कंडीशन को शो कर रहा है, और C हमारा एब्जॉर्प्शन शो करेगा। यानी कि 3 सिग्नल मिलेंगे A, B, C। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालते हैं, किनको इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं, किनको नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और अब हमें कुछ टर्म समझ में आई होंगी कि शील्डिंग क्या है, डी शील्डिंग क्या है, और TMS हमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि कुछ रेफरेंस जैसा लिया है केमिकल शिफ्ट को निकालने के लिए। तो अब जो केमिकल शिफ्ट है उसको हम कैसे निकालें, कोई तो स्केल हमें चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले, हालांकि 2 स्केल चूज किए गए, पहले मैं आपको डेल वैल्यू समझाती हूँ। जो केमिकल शिफ्ट होती है वो डेल वैल्यू की फॉर्म में निकाली जाती है। आप क्या करते हो, आपका जो सैंपल है उसकी पोजीशन आपके स्पेक्ट्रम में और आपका रेफरेंस है यानी कि TMS, इसकी पोजीशन में जो भी डिफरेंस है उसको आप डेल वैल्यू कहते हो अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगासाइकिल्स पर सेकेंड। तो ये आपका केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है, यानी कि डेल वैल्यू का फॉर्मूला है, जिससे कि आप निकालते हो आपका सैंपल यानी कि न्यू माइनस न्यू TMS रेफरेंस है। अब ये जो केमिकल शिफ्ट होता है ये 2 स्केल पे निकाला जा सकता है। एक तो आप इसे निकाल सकते हैं डेल स्केल पे और एक आप इसे निकाल सकते हैं टाउ स्केल पे। अब ये डेल स्केल और टाउ स्केल क्या है, जब कभी भी आप आपका जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी कि TMS है उसके लिए जो सिग्नल लेते हैं वो 0 ppm पे लेते हैं,
तब आप यानी कि 0 स्केल पर मेजर करना शुरू करते हैं तो आप इसको बोलते हैं डेल स्केल। वहीं अगर आप इसको 10 के स्केल पर ले रहे हैं तो आप इसको बोलते हैं टाउ स्केल। अगर आप इस डायरेक्शन में देखें यानी कि 0 की तरफ, तो जो हाईली शील्डेड सिग्नल्स होते हैं ये अप फील्ड में मिलते हैं, वहीं जो डी शील्डिंग शो करती है वो सिग्नल डाउन फील्ड में शो करती है, यानी कि 10 की तरफ आपका डाउन फील्ड होगा और 0 की तरफ आपका अप फील्ड होगा। अब ये जो केमिकल शिफ्ट है ये आपने डेल स्केल और टाउ स्केल में निकाला। इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी आप देख सकते हो, टाउ स्केल विल इक्वल्स टू 10 माइनस डेल। और ये डेल कैसे निकाला जाएगा इसका फॉर्मूला मैं आपको अभी दिखा चुकी हूं, दिस वन। यहां से आप डेल वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये है केमिकल शिफ्ट। अब यहां पर एक जिक्र आया टीएमएस। टीएमएस को ही हमने एज अ रेफरेंस क्यों यूज किया? टीएमएस जिसे आप टेट्रामिथाइल साइलेन कहते हो, साइलेन जिससे 4 CH3 जुड़े हुए हैं। ये जो CH3 है, अब आपको समझ में आना चाहिए ये चारों ही या 12 के 12 जो हाइड्रोजन है ये इक्विवेलेंट है और ये केवल एक सिग्नल देंगे क्योंकि ये एक ही तरीके का एनवायरमेंट में है। ये भी SI से जुड़ा हुआ है, ये भी SI से जुड़ा हुआ है, ये भी SI से जुड़ा हुआ है, ये भी SI से जुड़ा हुआ है। तो चारों के चारों कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन जो हैं ये सभी का एनवायरमेंट सेम है, जिसकी वजह से केवल एक सिग्नल देंगे। उसमें भी सबसे खास बात ये है जो साइलेन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होने के कारण जो इसके प्रोटॉन है यानी कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन है टीएमएस के, वो सबसे ज्यादा शील्डिंग शो करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसकी वजह से सबसे पहला पॉइंट है इसको एज अ रेफरेंस यूज किया गया। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग शो करने के कारण ये एक शार्प सिग्नल देते हैं और केवल एक सिग्नल देते हैं। अब पॉइंट ये है फिर से कि भाई हमने टीएमएस को ही हमने एज अ रेफरेंस क्यों चूज किया है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके कई सारे पॉइंट है और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता भी है। इट इज केमिकली इनर्ट है, मिसिबल विद लार्ज रेंज ऑफ सॉल्वेंट। केमिकली इनर्ट है, सभी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इजीली सॉल्युबल हो जाता है, हाईली वॉलेटाइल होने की वजह से ये इजीली रिमूव भी हो जाता है। इसके 12 प्रोटॉन्स हैं जो केवल एक सिग्नल देने वाले हैं, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि 4 सिग्नल मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, केवल एक सिग्नल मिल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा शील्डेड है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इजीली सॉल्युबल हो गया, इजीली रिमूव हो गया हाईली वॉलेटाइल होने की वजह से, केवल एक सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और कोई और स्टडी मिल जा रही है। तो टीएमएस को आपने एज अ रेफरेंस चूज किया है टू डिस्कस कि कौन सा अप फील्ड है, कौन सा डाउन फील्ड है, यानी कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट किस तरफ जा रहा है, केमिकल शिफ्ट कैसे निकाला जाएगा। तो ये है आपका केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट पर कुछ हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट्स। ये है केमिकल शिफ्ट, जिसको शॉर्ट में मैं फिर से डिस्कस करने की कोशिश करती हूं। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो अब समझ में आ जाएगा। देखिए, जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आपका जो कंपाउंड है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर आपने एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ हम एनवायरमेंटल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो इन इलेक्ट्रॉन के कारण एनवायरमेंट इफेक्ट है उसको हम केमिकल शिफ्ट कह रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड या तो आपके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है या रेनफोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से आपके कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जा रहा है। अगर ये अपोज कर रहा है, शील्डिंग कहलाएगा, और आपको जो सिग्नल मिलेगा वो अप फील्ड में मिलेगा। वहीं अगर आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो रेनफोर्स कर रहा है तो ये डी शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा, और जो एब्जॉर्प्शन मिलेगा आपको वो डाउन फील्ड में मिलेगा। अब डाउन फील्ड क्या और अप फील्ड क्या, इसको डिस्कस करने के लिए यहां पर आया एक रेफरेंस जो कि है टीएमएस, और यहीं पर आया केमिकल शिफ्ट। आपके कंपाउंड के सिग्नल और टीएमएस के सिग्नल की पोजीशन में जो भी डिफरेंस है उसको आप बोलते हो केमिकल शिफ्ट। अब ये जो केमिकल शिफ्ट है इसको जितने भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे
वो तो सेम केमिकल शिफ्ट शो करेंगे, जितने भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो अलग अलग केमिकल शिफ्ट शो करेंगे। क्या इक्विवेलेंट क्या नॉन इक्विवेलेंट, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब पॉइंट ये है कि केमिकल शिफ्ट कैसे निकाला जाए। तो केमिकल शिफ्ट दो स्केल पे निकाला जा सकता है, डेल स्केल और टाउ स्केल। इन डेल स्केल और टाउ स्केल में क्या डिफरेंस है और क्या डाउन फील्ड है क्या अप फील्ड है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। और इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। और ये डेल वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ये इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। यही है केमिकल शिफ्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।